नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की अपनी मुहिम में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मल्ल। तो सुनील मल्ल जी से आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि नेत्र रोग विशेषज्ञ का इस वक्त काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस माहौल में जब ब्लैक फंगस के मामले बहुत ज्यादा सामने आने लगे, क्या है ब्लैक फंगस सर? एक बार विस्तार से जरा दर्शकों के लिए बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ब्लैक फंगस एक तरह फंगल इन्फेक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो जी कई बार जो रोटी के टुकड़े या जो कपड़े जो है उनके ऊपर जो फंगस लग जाते हैं, कुछ उसी तरह का फंगस जो है ये हमारे शरीर के अंदर भी आ जाता है जी। और ये उन मरीजों में अभी देखने को ज़्यादातर मिल रहे हैं जिनकी डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल्ड है। और पहले भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलता था लेकिन नंबर इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी जो है कोविड के समय में चूँकि स्टेरॉयड उनको काफ़ी हैवी डोज में दिया गया है और स्टेरॉयड की वजह से ऑलरेडी उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है और पहले से ही अगर उनको शुगर की प्रॉब्लम रही हो तो इन सारी वजहों से जो है इन लोगों में जो है कोविड के बाद जो है, मतलब कोविड होने के या ठीक होने के 10-15 दिन बाद जो है उन लोगों में जो है ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन उनको देखने को मिल रहा है जी। और ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है क्योंकि अगर इसको हम सही ढंग से इलाज नहीं करते हैं तो 50% के आसपास लोगों में इसमें मृत्यु दर है। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमारी है और सही समय में इलाज करना इसका एकमात्र तरीका है इससे बचने का। जी। तो इससे आमतौर पर क्या सावधानी बरती जाए? आपने कहा कि ब्लैक फंगस पहले से है और बहुत से लोग आते रहे इसमें, लेकिन जो मृत्यु दर है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जो अब कोरोना के बाद बढ़ गई। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? अगर आप कोरोना पेशेंट नहीं भी हैं और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं ब्लैक फंगस की चपेट में ना आ जाए, तो क्या बचाव आप अपना सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि अगर आप डायबिटीज़ मरीज हैं, अगर आपको पहले से पता है कि हमको शुगर की बीमारी है, तो आप जो अपने शुगर को बिल्कुल कंट्रोल रखिए, व्यायाम करके, दवाओं के द्वारा और स्ट्रेस को, तनाव को कम करके। जैसे भी हो आपको ग्लूकोज को, अपना ब्लड शुगर को जो है उसे कम करके रखना है, शुगर को कंट्रोल में रखना है जी। उसके अलावा बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर बढ़ जाता है। वो दवाएं हैं स्टेरॉयड, जो कोविड में हम काफ़ी कॉमनली हम यूज कर रहे हैं। तो हमको जो है जब भी हम स्टेरॉयड का यूज करें तो हमको बिल्कुल पता होना चाहिए कि बिल्कुल डॉक्टर की निगरानी में और जितनी डोज ज़रूरी है, जितने समय तक चलाना हो, बिल्कुल हम उचित इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जो है जब भी अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर महसूस हो रही है, जैसे अभी के समय में आप कोविड से ठीक हो गए हों और आपको जो है बहुत लंबे समय तक सर्दी बनी हुई है या नाक से आपको कुछ ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा हो, काले रंग के कुछ डिस्चार्ज आते दिखाई दे रहे हो, तब तुरंत सावधान हो जाइए और किसी भी विशेषज्ञ से आप मिलिए और अपना जो है एक बार एटलीस्ट जांच जरूर करवाइए। जी। तो सावधानी रखिए और जो भी बीमारियां हैं उनको अपने कंट्रोल में रखिए, ये इसका भी समुचित निदान है। बिल्कुल सर, इसके लक्षण शुरुआती अगर मरीजों को देखें तो इसके लक्षण क्या कहे जा सकते हैं? शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं कि हम खुद भी समझ सकें कि हो सकता है कि हम ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हों? एक्चुअली देखिए, जो शुरुआती लक्षण जो है इसमें रूटीन सर्दी जैसा लगता है, जैसे लोगों को नोज जो नाक जो है उनकी जो सर्दी के समय जैसा लगता है कि नाक बिल्कुल भरी हुई है या नाक बह रही है जी। लेकिन इसमें साथ ही साथ इसमें कई बार नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार चेहरे के आसपास जो है चेहरा आपका शून्य पड़ना दिखाई दे देता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। किसी कंडीशन में लोगों को डबल दिखना शुरू हो जाता है, डबल विजन होना, एक एक चीज़ें दो दिखाई देने शुरू होती हैं। और आँख के चारों तरफ अगर आपको कुछ काले धब्बे दिख रहे हों या आँख के चारों तरफ अगर आपको सूजन आ रही हो या नाक के आसपास आपको कुछ काले धब्बे दिख रहे हों तो उस समय आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, शुरुआती समय में क्या हम किसी तरीके की मेडिसिन ले सकते हैं बगैर डॉक्टर की सलाह के, या डॉक्टरी सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली देखिए, क्या बहुत ही स्पेशलाइज्ड बीमारी है, ये कॉमन बीमारी नहीं है और इसमें शुरू में ही आपको जैसे ही पता चले तो इसमें मोस्टली हम इसमें भर्ती करके ही मरीज का इलाज करते हैं। मतलब पेशेंट को हम अपने
ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बीमारी के ट्रीटमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब एक डॉक्टर का काम नहीं, इसमें आई सर्जन भी लगते हैं, ENT स्पेशलिस्ट भी लगते हैं, और जो क्रिटिकल केयर देखते हैं डॉक्टर वो भी लगते हैं, और रेस्पिरेटरी वाले तो लगेंगे ही लगेंगे इसमें। तो 3-4 डॉक्टर मिलकर इस बीमारी को मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपको घर में इलाज की तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। बिल्कुल, इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना होगा और डॉक्टर की सलाह लेनी ही लेनी होगी। सर, इस वक्त कोरोना के जो नए मामले आए उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो पहले नहीं आते थे, जिसमें आंखों की रोशनी की भी बात जो जैसे हो रही है कि उस पर भी असर पड़ सकता है, आंखों पर असर पड़ सकता है। सिर दर्द का भी एक सिम्टम है इस वक्त आया है, इस बार लूज मोशंस हो रहे हैं कोरोना के जो पेशेंट हैं उनमें। तो वो सिम्टम्स को कैसे पहचाने मरीज, अगर वो नेगेटिव हैं और उनको लग रहा है कि वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं, जो नए सिम्टम्स हैं जो अभी अमूमन पकड़ में नहीं आ रहा है लोगों को? एक्चुअली अभी जो नए सिम्टम में अगर अभी देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि मरीजों को थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। उनको आप देखेंगे थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, साथ ही साथ उनको बैक एक हो रहा है, जो उनके पीठ में जो है ना, मतलब बैक एक उनको काफ़ी ज़्यादा कॉमनली हो रहे हैं। उसके अलावा जो है उनको जो है माइल्ड ग्रेड फीवर जो है, पहले जो था कि 1 हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाता, लंबे समय तक उनका फीवर जो है वो परसिस्ट कर रहा है। कफ का भी वही पोजीशन है, कफ जो है रूटीनली परसिस्ट कर रहा है। और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन अभी रूरल एरिया में जो हो रही है वो टाइफाइड को लेकर हो रही है कि होता क्या है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं उनमें जो है टाइफाइड का टेस्ट भी अमूमन पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि जो टाइफाइड का जो टेस्ट है वो कोविड के साथ भी कुछ क्रॉस रिएक्ट करता है। मतलब जो कोविड पॉजिटिव उनमें टाइफाइड टेस्ट कॉमनली पॉजिटिव मिल रहा है। तो लोगों को लगता है कि हमें कोविड नहीं है, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और हम टाइफाइड है, तो टाइफाइड का इलाज चालू कर देते हैं और कई बार जो है बीमारी बढ़ जाती है। तो अभी मैं आपको डिक्टम रखूंगा, कोई भी कंडीशन अगर आपको लंबे समय तक लग रही है तो आप मान के चलिए कि आपको कोरोना है और उसी हिसाब से आप उसको मैनेज कीजिए। बिल्कुल सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि आजकल जो एवरेज टाइम है कि कोविड पेशेंट कोई अगर है तो एवरेज टाइम कितने वक्त में वो ठीक हो रहा है? अगर वो घर पे भी दवाई कर रहा है, घर पे भी वो खुद का ख्याल रख रहा है, तो कितना समय एवरेज लग रहा है? क्या इस बार ज़्यादा वक्त लग रहा है? 2 हफ्ते लग जा रहे हैं जी 2 हफ्ते लग रहे हैं। एक्चुअली पहले जो था 1 वीक में काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आ जा रहा था, इससे पहले की जो वेव आई थी। अब जो है मिनिमम 2 हफ्ते लग रहे हैं उनको कम्प्लीटली रिकवर करने में। और स्पेशली इस बार का जो सिम्टम है, मान के चलिए कि 5th-6th डे से तो सिम्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं जी। कई बार इनिशियल सिम्टम बहुत ही माइल्ड रह रहे हैं और 4th-5th डे से सिम्टम जो एकाएक जो है काफ़ी एग्रेसिव होने स्टार्ट हो रहे हैं। और तो होम आइसोलेशन में भी अगर सिम्टम अगर आपके 10 दिन से ज़्यादा अगर आपके रह रहे हैं तो आपको सीरियस जी सर, इस बार हार्ट पेशेंट्स पर भी बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है और डॉक्टर की सलाह जी, जो डायबिटिक हैं उन पर भी खतरा है, हार्ट पेशेंट पर भी बहुत ज़्यादा खतरा है। एक्चुअली इस बार जो स्ट्रेन में जो खतरा मार रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा में, बिल्कुल। एक्चुअली इस बार का जो स्ट्रेन में जो म्यूटेशन हुआ है उसकी वजह से चेंज ये आया कि ये वायरस जो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। मतलब पहले जो था उससे ज़्यादा इसकी जो है मारक क्षमता थोड़ी बढ़ गई है। इस वजह से जो पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे जिनको डायबिटीज हुआ है, ऑलरेडी उनको हार्ट अटैक आ चुका है या कोई बस हार्ट से रिलेटेड सर्जरी हुई है, तो वो जो है इस बीमारी के चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आ रहे हैं तो सीरियस भी बहुत जल्दी हो रहे हैं वो। तो ये जो है ये वायरस की वजह से जिसमें जो परिवर्तन आया उस वजह से है। जी सर, ब्लैक फंगस के बारे में एक बार फिर से अगर पूछें तो ब्लैक फंगस भी क्या इसी तरीके से फैल रहा है जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अगर उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ब्लैक फंगस? क्या ये भी इसका भी यही तरीका है या फिर इसका पैटर्न अलग है कोरोना से? नहीं, ब्लैक फंगस का कोरोना में पैटर्न अलग है। एक्चुअली ब्लैक फंगस हर किसी को नहीं होगा। ब्लैक फंगस उन्हीं को होगा जिनकी जो इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं या जो बॉडी की लड़ने की जो क्षमता है वो अगर कमज़ोर हो, तो वो अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक हो या उसको कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो या कुछ और ऑटोइम्यून कुछ इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो, जब बहुत लंबे समय से कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग स्टेरॉइड वगैरह यूज कर रहा हो, तो ये इन सब परिस्थितियों में ही हो रहा है। जी। और ब्लैक फंगस का अभी जो देखने में उसका एक मेन रीजन ये है कि जब हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो उसमें हम ह्यूमिडिफायर के रूप में रूटीन वाटर हम यूज कर रहे हैं, रूटीन जो टैप वाटर है उसको यूज कर रहे थे। तो उस टैप वाटर की वजह से भी जो फंगस जो हमारी बॉडी में आसानी से एंटर कर जा रहा था,
तो ह्यूमिडिफायर के रूप में या जो ऑक्सीजन जब आप यूज करें तो हमको डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए। अगर हम डिस्टिल वाटर यूज करेंगे तो काफ़ी हद तक इससे हम बचा सकते हैं मरीज। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं। रवि दतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी जी, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। तो दर्शकों से ये गुजारिश है कि वो कॉल करिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कीजिए। डॉक्टर सुनील मल्ल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि ब्लैक फंगस के मामले जो हैं पहले तो 1-2 से शुरू हुए, लेकिन अब मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसको लेकर जो राज्य की सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं कि तैयारी पहले से ही कर रखे जाए। तो एक इंजेक्शन खास तौर पर मंगवाया जा रहा है, ये इस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे ये काम करता है ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। जी जी, एक्चुअली ये जो है एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन जो है, ये इसका एक स्पेशल टाइप हम यूज करते हैं, उस टाइप को हम यूज करते हैं और ये जो है एक तरह से समझिए काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन जो सबसे ख़राब चीज़ इस बीमारी में ये है कि ये बीमारी एक जैसे अपना कैंसर देखा होगा कि जो तेज़ी से फैलती है, वैसे ही ये बीमारी काफ़ी अंदर तक फैलती है जी। तो दवाएं जो हैं या जो भी हम दवाओं की बात करें वो अर्ली स्टेज में काम करती हैं। और थोड़ा सा अगर बीमारी अगर एडवांस हो जाती है तो उस स्टेज में हमको फिर सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो जो एरिया इसका इन्वॉल्व हो गया है उस सारे एरिया को हम निकाल देते हैं और फिर हम उसको दवाओं के सपोर्ट पे रखते हैं और फिर तब मरीज जो है वो ठीक होता है। यानी कि एक लंबा अर्ली स्टेज में ही दवाएं जो है प्रॉपर वे में काम कर रही हैं और कई बार जो दवाएं हैं उसके हम लंबा वक्त लगना है। जी सर। और दवाओं के भी एक दिन में 10,000 डोज तक लग रहे हैं, तो कई बार तो 7 से 8 हज़ार का इंजेक्शन है, अगर किसी मरीज को 10 डोज लग रहे हैं तो आप सोचिए एक दिन का एक्सपेंस 70-80,000 के आसपास बैठ जाता है और तो काफ़ी कॉस्टली भी है। इस वजह से जो मोस्ट ऑफ द जगहों पे सरकार ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं, दवाएं जो है हॉस्पिटल में अवेलेबल करवा दी और स्पेशल जो है इसके वार्ड भी बना दिए हैं जहाँ दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे जो है काफ़ी मरीजों को सुविधा मिल रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है सरकारों के सामने भी और डॉक्टर्स के सामने भी कि ब्लैक फंगस के जो मरीज आ रहे हैं उनको भी ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या कहा जा सकता है कि ये मामले ब्लैक फंगस के मामले क्या अभी बढ़ते रहेंगे या फिर ये उम्मीद करें कि कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन बाद हो सकता है कि ये मामले कम हो? नहीं, ये अभी देखिए ये जो ब्लैक फंगस के मामले जो हैं कोविड के डिक्लाइन फेज में या कोविड जब थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ उसके बाद आने स्टार्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन पेशेंट को थोड़ा लंबे समय तक स्टेरॉइड की ज़्यादा जरूरत पड़ी है उन्हीं में देखने को आ रहे हैं, खासकर जो प्री डायबिटिक हैं। तो ये कोविड जैसा तो नहीं, लेकिन 10-15 दिन बाद से हम मान सकते हैं कि ये कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, उस प्रोपोर्शन में नहीं जाएंगे। मंदसौर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फूलचंद जी। फूलचंद जी, अपना सवाल पूछिए सर। जी फूलचंद जी, आप तक आवाज आ रही है? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। तो बता दें कि ब्लैक फंगस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन आप इससे बच सकते हैं अगर सावधानी रखें। डॉक्टर साहब, ये चीज़ समझना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस का आपने कहा जिस तरीके से लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और इसका अभी कोई समय तय नहीं हो सका है कि कितने दिन बाद इससे निजात मिल सकती है। यानी कि हम कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी घबरा कर रहें, थोड़ा सा डर ब्लैक फंगस को लेकर भी रहना चाहिए मन में, ये मानकर चलें। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर आपको कोविड हो गया है तो स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है और आपको स्टेरॉइड जो दवा दी जा रही है तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप स्टेरॉइड को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डोज में ना लें, बहुत लंबे समय तक ना लें और डॉक्टर की निगरानी में ही लें। और अगर आपको जैसे ही पहला सिम्टम आना स्टार्ट होता है तो आप तुरंत जो है चिकित्सक से संपर्क करें। अर्ली स्टेज में इसका इलाज काफ़ी आसान है, अगर हम अर्ली स्टेज में इसको पकड़ लेते हैं तो काफ़ी आराम से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ही तभी होती है जब ये बढ़ जाता है। जी सर, एक चीज़ बताइए कि स्टेरॉइड की बात आपने की, स्टेरॉइड की ज़रूरत कितने दिन बाद पड़ती है अमूमन आजकल के जो मरीज़ आ रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड बहुत आम हो गया, इलाज में आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कितने दिन बाद ज़रूरत पड़ती है और कितने % अभी मरीजों को ज़रूरत पड़ रही है?
एक्चुअली देखिए अभी ऐसा हो रहा है कि कोविड के हमको दो तरीके के मरीज देखने को मिल रहे हैं। एक वो मरीज हैं जिनको अर्ली स्टेज में ही रेस्पिरेटरी सिम्टम आ जा रहे हैं, जिनको तीसरे चौथे दिन से ही उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो अगर अर्ली स्टेज में ही अगर किसी मरीज को सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तब तो हम उसको स्टेरॉइड देंगे ही देंगे। और कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो कि ठीक रहते हैं लेकिन 10वें 11वें दिन के बाद भी अगर उनका एक तरह से 5वें 6वें दिन के बाद भी अगर उनका फीवर परसिस्ट कर रहा है या सेकंड वीक में उनके सिम्टम जा रहे हैं तो सेकंड वीक से तो हमको कोविड में स्टेरॉइड स्टार्ट करना ही करना है। लेकिन मैनेजमेंट में फ़र्क हो जाता है। अगर आपके सिम्टम ज़्यादा सीवियर है तो डोज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी होती हैं। और आप मान के चलिए एट प्रेजेंट जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है करीब करीब 20 to 30% केसेस में हमको स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ रही है जी। जो भी मरीज 30% तक स्टेरॉइड की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है। आइसोलेशन में है उनमें हार्डली मान के चलिए 10 क्योंकि कोरोना की कोई विशेष दवा तो बनी नहीं है और जो होम आइसोलेशन में उन जी बनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, होम आइसोलेशन के लिए आप एक तरह से मान सकते हैं सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है एट प्रेजेंट कोरोना के लिए। हाँ, जो होम आइसोलेशन में उनमें बहुत कम है परसेंटेज, उसमें हार्डली 5 to 10% केसेस में ही हमको स्टेरॉइड देना पड़ रहा है। लेकिन जो हॉस्पिटल सेटअप में आ रहे हैं, जो हमको दिखाने आ रहे हैं, उनमें तो 30% केसेस में लग रहा है। और जो भर्ती हो रहे हैं, जो भर्ती मरीज हैं, उनमें तो मान के चले जो आईसीयू में है उनमें 100% और जो रूटीन वार्ड में एडमिट है उनमें भी 70-80% केसेस में जरूरत पड़ रहा है। बिल्कुल हमको देना ही पड़ रहा है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई स्टेरॉइड की। लेकिन एक चीज़ है जो अभी मना की गई, प्लाज्मा थेरेपी। कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा असरदार नहीं थी। आईसीएमआर ने भी इस पर रोक लगा दी है, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी को पूरी तरीके से भूल जाइए। बिल्कुल। इससे सर क्या होता था, प्लाज्मा थेरेपी लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उसका असर कम हो रहा था? एक्चुअली देखिए प्लाज्मा थेरेपी जो हम दे रहे थे इनिशियल स्टेज में, जैसे मरीज अगर आपके पास कोविड का आ रहा है तो फर्स्ट कुछ दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर थोड़ा बहुत उसका रोल समझ में आ रहा था। लेकिन उसकी वजह से जो आउटकम, अल्टीमेट आउटकम कोविड में है कि मरीज को स्वस्थ होकर घर जाना है, वो आउटकम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। कि आप प्लाज्मा थेरेपी दे चाहे ना दे, अल्टीमेट आउटकम नहीं बदल रहा था। तो बस ये है कि शुरुआती सिम्टम कुछ कम हो रहे थे। शुरुआत में अगर किसी मरीज को लग जा रहा था कुछ दिन के लिए उसको ठीक लग रहा था, तो इसी वजह से, और ये काफ़ी कॉस्टली है अगर आप देखेंगे तो। और साथ ही साथ चूंकि एक तरह से ट्रांसफ्यूजन है, उसमें आप किसी पर्सन से प्रोडक्ट, ब्लड प्रोडक्ट निकाल के डाल रहे हैं, तो उसके जो इनहेरेंट रिस्क हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी में जाने का रिस्क है, तो वो रिस्क तो बना ही हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही जो आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन दी है कि बिल्कुल। और चूंकि कोई भी नई बीमारी होती है तो इनिशियल स्टेज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट आते हैं, और धीरे धीरे फिर जब हमको समझ में आता है कि किस काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही, तो हम उसको मॉडिफाई करते जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ है। बिल्कुल सर, कोरोना पेशेंट के लिए कोई सेट फॉर्मूला है नहीं, मतलब मेडिसिन का भी कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि यही मेडिसिन काम करेंगी। लेकिन शुरुआत के 4-5 दिन बाद अगर मामला सुधर जाता है तो लगता है कि हम पूरी तरीके से ठीक हो गए, लेकिन फिर अचानक 1-2 दिन बाद फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय अपनाए जाए? बढ़ जाते, बिल्कुल। एक्चुअली मरीज को अगर एक बार कोरोना हो जा रहा है तो मान के चले कि उनको 2 हफ्ते तक अपना विशेष ध्यान रखना है। और स्पेशली मैं आपको डेंजर टाइम बता रहा हूँ, वो 5th डे से 10th डे तक सबसे डेंजरस टाइम होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस समय से ही सिम्टम और वर्सन होना स्टार्ट होते हैं, फीवर हाई ग्रेड आना स्टार्ट हो जाएगा, कफ आपका बढ़ जाएगा, और लोगों को लगता है 4-5 दिन कुछ नहीं हुआ तब हम ठीक हो गए। और मान के चलिए वायरस में से मेन आपकी बॉडी ही लड़ रही है। जो भी दवाएं हम दे रहे हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, हम बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइट करने का काम बॉडी ही कर रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी डाइट अच्छी हो कोरोना में, और आपको रेस्ट अच्छा मिले, भरपूर रेस्ट मिले और आप डाइट लें। तो अगर आपको एक बार कोरोना हुआ तो 10 से 14 दिन आप थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखें, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करें, डाइट को कंट्रोल रखें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उतने दिनों में वायरल जो आपका रेप्लिकेशन भी खत्म हो जाता है, तब बीमारी फैलाएंगे भी नहीं। तो दोनों तरीके से जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और 14 डेज से पहले आपको नहीं मानना चाहिए कि आप स्वस्थ हो गए हैं। बिल्कुल, यानी कि लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, और ऐसा बहुत से केसेस में आपने देखा होगा अपने सामने भी भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल 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 देखा है, बिल्कुल देखा है। सर मेडिसिन की बात हो रही है, इस बार के डीआरडीओ ने जो कैप्सूल लॉन्च किया, अफेक्ट हो रहे हैं, जो दवा लॉन्च की जिसको पानी में घोलकर पी सकते हैं, उस दवा का क्या असर होगा, किस तरीके से वो असर करती है आपके शरीर में घुलकर?
एक्चुअली क्या होता है, जो वायरस है जो उसको भी एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो एनर्जी जो होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में लेता है वो वायरस जो है। अब क्या होता है कि जो हमारे जो डीआरडीओ ने जो दवा बनाई है वो एक तरह से ग्लूकोज के जैसा दिखने वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन ग्लूकोज नहीं है। तो क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल को जो है वायरस एक्सेप्ट कर लेता है अपने बॉडी के अंदर, उसके अंदर ले तो लेता है लेकिन उसको यूज नहीं कर पाता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वायरस जो है वो रेप्लिकेट जो भी अपना डबलिंग करना है अपने आप को नंबर को नहीं बढ़ा पाएगा। तो अल्टीमेटली जो है अगर नंबर नहीं बढ़ेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको आराम से कंट्रोल कर लेगा। अगर वायरस अगर हजारों की संख्या में है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मुश्किल होता है कंट्रोल करना, लेकिन वही 10, 20, 50 वायरस हैं तो बॉडी इसको कंट्रोल कर लेती है। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। और अभी तो मेरे ख्याल से अभी कल से जो है दिल्ली में ट्रायल उसका स्टार्ट हो गया है जी, और उम्मीद करते हैं कि उसके काफ़ी पॉजिटिव आउटकम आएंगे। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि वो ओरल दवा है जी, आपको उसको कोई आईवी लाइन में नहीं, आपको उसको सिंपल जी बिल्कुल। सर वायरस का सर पिछली बार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि आपके फेफड़ों पे हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ ऐसे भी केसेस आए जो सुनने में आए कि वायरस का असर मस्तिष्क में भी हो रहा है, आंखों पर भी हो रहा है, और ये नाक के रास्ते मस्तिष्क में भी पहुंच जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो अब पहले जो हमको जो समझ में आया था, हमको लगा था कि ये निमोनिया वाली प्रॉब्लम है जब फर्स्ट फेज जब हमारे पास आया था, लेकिन अब जो है जैसे जैसे इसकी नई इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, इससे समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का जो हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें भी डैमेज कर देता है। तो बॉडी के अगर ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो जहां जहां ब्लड वेसल्स हैं उन सारे आर्गन को डैमेज कर सकता है। तो ब्रेन को डैमेज कर देगा, आपके किडनी में प्रॉब्लम शुरू स्टार्ट कर सकता है। तो जो भी आर्गन है, जैसे कई बार देखोगे छोटे बच्चों में जो ये स्किन में एलर्जी के फॉर्म में, मतलब कुछ रैसेस के फॉर्म में आ रहा है, कुछ लोगों को डायरिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक तरह से मल्टी आर्गन डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर रहा है ये, और ये बीमारी अब सिर्फ लंग्स तक ही सीमित नहीं रह गई है। इसीलिए अभी हम लोग डिक्टम ये मान रहे हैं कि कोई भी मरीज अभी आज के डेट में अगर आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको कोविड सस्पेक्ट कीजिए, कोविड रूल आउट कीजिए, फिर बाकी चीज़ों को उसके बाद देखिए। जी सर, पेंडेमिक टाइम चल रहा है और एक साधारण आदमी जो कि पॉजिटिव नहीं है लेकिन उसकी दिनचर्या में रोज़ बाहर जाना है, आना है घर पर, तो वो अपने आँखों का कैसे ख्याल रखे, इसके लिए कोई फॉर्मूला? जी बेसिकली आँखों का ख्याल अगर आपको रखना है तो सिंपल प्लेन कोई भी आप गॉगल लगा लीजिए, क्योंकि कोरोना जो है डायरेक्टली आँख को अफेक्ट नहीं कर रहा है। कोरोना का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर आ रहा है। तो और कोरोना जो है अगर आप देखेंगे हमारे बॉडी में उसके एंट्री के मेनली 2 ही पॉइंट हैं मेनली, अगर आप देखेंगे तो। वैसे तो आँख की म्यूकोसल मेम्ब्रेन से भी आ रहा है, लेकिन मेनली जो नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते एंटर कर रहा है। तो जो सबसे जरूरी चीज़ है वो मास्क का बहुत ही प्रॉपर यूज है। और मैंने अभी भी नोटिस किया है कि लोग अभी भी बहुत इफेक्टिव मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट आप जो है N95 मास्क, या अगर आप सर्जिकल मास्क यूज करें तो डबल मास्क यूज कीजिए। तो वायरस के पार्टिकल क्या है, रूटीन कपड़ों के मास्क से जो है वो अंदर चले जाते हैं। अगर आप कपड़ों के मास्क यूज करें तो डबल मास्क यूज करें, और साथ ही साथ जब भी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाए ना, अवॉइड करें। और अगर जाना ही पड़ रहा है तो जो फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग है, अपने आप को पूरे प्रॉपर तौर पे कवर किए रहना है। और आंखों को बचाने के लिए रूटीन ग्लास आप लगा सकते हैं अगर आप पावर का चश्मा नहीं पहनते हैं तो, जो चारों तरफ से कवर किया हो, ऐसे ग्लासेस आते हैं। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और अगर पावर का चश्मा लगा रहे हैं तो वो तो फायदेमंद है ही, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा इस माहौल में। फायदेमंद है ये, बिल्कुल हाँ, प्लस पॉइंट होगा बिल्कुल जी। सर एक चीज़ और डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचाएगा। आपने कहा कि वायरस से आपका शरीर ही लड़ रहा है, दवाइयाँ आपको सपोर्ट ज़रूर कर रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से सेट फॉर्मूला नहीं। तो किस तरीके से इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग करें? क्या मेडिसिन की ज़रूरत है, या फिर अभी भी हम खान पान के जरिए और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार के हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, इसमें अगर मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक साइंस में देखेंगे ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो माइंड बॉडी कनेक्शन। तो हमारे माइंड का बॉडी से कनेक्शन होता है, या बॉडी का माइंड से कनेक्शन होता है। तो जैसे हम सोचेंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, इम्यूनिटी हमारी उसी तरीके से काम करती है जी। तो अगर थोड़ा भोपाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इससे पहले अपना जवाब पूरा कीजिए। सुरेश जी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक सवाल है, उसी के साथ ये जवाब पूरा कर दीजिए। सुरेश जी अपना सवाल पूछिए सर से। सर अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले मुझे फीवर था और सर्दी भी थी, तो मेरी आंखें, दोनों आंखें लाल हो गई थी सर, और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद में सब ठीक हो गया। तो क्या इससे कोई दिक्कत हो सकता है आगे?
नहीं, आंखें लाल होने के बाद अगर आपके 10 दिन मतलब 4-5 दिन हो गए हैं और ठीक हो गए हैं और अभी आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो जो एपिसोड था वो तो अब ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी एक बार आप तसल्ली के लिए जब भी टाइम मिलता है आप एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर से दिखवा लीजिएगा, क्योंकि आंखें लाल होने के मतलब कोविड के अलावा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो हमको वो सारे कारण हम लोग एक बार जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो आपका रूल आउट कर लेंगे। लेकिन अभी आपको एक्यूट में डरने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी आपको दौड़ पड़े या तुरंत में दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है। जब चीज़ें थोड़ी सामान्य होती हैं तो आप हॉस्पिटल में वो दिखवा लीजिएगा। जी सर, ऐसे बहुत से केसेस आए जिसमें आंखें लाल हुई हैं, 2 से 3 दिन तक आंखें लाल रही हैं लेकिन खुद ब खुद सही हो गई हैं, और ये कोरोना जो पॉजिटिव जो भी पेशेंट आए उनके साथ ये बहुत हुआ है। क्या ऐसा हो रहा है? ये इसको जनरल माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कोविड के इस बार के या पिछले बार के एपिसोड में भी कोविड का ये आई में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है बिल्कुल जी। लेकिन अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द केसेस सीरियस नहीं है, कोई सीरियस पैथोलॉजी इससे इंट्रोड्यूस नहीं हुई है और अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, दिक्कत नहीं है इससे। जी बिल्कुल। सब बहुत बहुत ऐसा हुआ है शुक्रिया काफी बार। अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपने बहुत सी ऐसी जानकारी साझा की जो बहुत से दर्शकों को नहीं पता रही होंगी, और बहुत से दर्शक कोशिश भी कर रहे थे लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ने की, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनकी बात हो नहीं पाई। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो भी दिक्कत थी लोगों की, जो भी परेशानी रही होगी, जो भी सवाल रहे होंगे, उनका जवाब आपने दे दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ाई अभी भी हमारी जारी है, हम मिलकर लड़ेंगे और कोरोना की इस जंग को जीत कर रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।